अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज आपको बताऊँगा कि जो हमारा हाजमे का अमल मुतासिर हो चुका है, हर वक्त पेट के अंदर गैस बनी रहती है, अफारा बना रहता है और हर वक्त हम अनकंफर्टेबल खाने के बाद फील करते हैं। तो इसकी वजूहात क्या हैं और आज आपको 11 ऐसे नेचुरल वेज़ बताऊंगा, कुदरती तरीके बताऊंगा, ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊंगा जिनका अगर आप इस्तेमाल यकीनी बना लेंगे तो आपको कभी भी गैस और जो जलन महसूस होती है, खाना खाने के बाद सीने के अंदर जलन, खट्टी डिकारें आती हैं, अफारा बन जाता है, गोला सा पेट में बन जाता है, तो ये कभी भी आपको शिकायत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आपका सारे मसाइल इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो नाजरीन, वक्त ज़ाया नहीं करता और आपको अपने टॉपिक की तरफ लाता हूँ। नाजरीन देखें, आज के इस दौर के अंदर जो हम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं वो सारी ही गंदे ऑयल से जो हम खाना बनाते हैं, जो घी इस्तेमाल होता है उसके अंदर ऐसे गंदे केमिकल्स यूज़ होते हैं कि आपकी इतनी सोच भी नहीं। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे गैस का प्रॉब्लम, हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी अंतड़ियाँ ठीक काम नहीं करती, जिसकी वजह से फिर हमें गैस का प्रॉब्लम और जलन का प्रॉब्लम और उल्टी, कै का प्रॉब्लम, कब्ज़ या आपको मोशन भी लग सकते हैं। नाजरीन, हर इंसान को ये मसाइल का सामना करना पड़ता है कभी ना कभी, लेकिन अगर हर रोज़ ये मसाइल बनना शुरू हो जाएं तो फिर आपके लिए जीना कठिन हो जाता है। तो नाजरीन देखें, अभी आपको इसकी वजूहात बताता हूँ। सबसे पहली वजह क्या है कि हमारी फ़ास्ट फूड्स का इस्तेमाल है। जी हाँ, फ़ास्ट फूड्स का इस्तेमाल हमें इन मसाइल से जो है ना दो चार करता है। नंबर 2 पर आप देखें, अगर हम खाना सही तरीके से नहीं खाते, क्योंकि खाने का जो अमल होता है वो आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। आपको खाना अच्छी तरह चबा कर खाना होगा, आपके मुंह से शुरू होता है, फिर आपकी इसोफेगस आगे खाने को ले जाती है, फिर मैदा, फिर अंतड़ियाँ, फिर आपके रेक्टम तक आपका जो हाजमे का अमल होता है वो शुरू रहता है। तो इसलिए आपको खाना जो है वो अच्छे तरीके से चबा कर खाना चाहिए और आपको अपने खाने पर फोकस करना होगा। नाजरीन, इसकी और भी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं होता, तो इंशाल्लाह उसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा। आज आपको जो आपके हाजमे का अमल मुतासिर हो चुका है, आपको जो प्रॉब्लम्स हाजमे के हो रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए आपको 10 नेचुरल तरीके बताने जा रहा हूँ। जी हाँ नाजरीन, नोट करें। सबसे पहले हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहले हमें होल फूड्स खानी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि होल फूड्स क्या होती हैं। अब देखें, होल फूड्स वो होती हैं जिस तरह हमारे फ्रूट्स होते हैं, जिस तरह हमारी सब्जियां होती हैं, और ये एक होल, जिस तरह हमारा दूध है। देखें, अगर ये होल फूड जो कुदरती हमें अल्लाह ने हमें अता की होती हैं ग़िज़ाएँ, उनको होल फूड्स कहते हैं। दूसरी क्या होती हैं? दूसरी होती हैं प्रोसेस्ड फूड्स। जी हाँ, वो जो हम खुद बनाते हैं, यानी हम जिस तरीके से कोई चीज़ स्टोर कर लेते हैं, हम किसी इंडस्ट्री में कोई चीज़ तैयार करते हैं और उनके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्वीटनर्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ केमिकल्स उनको सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं प्रोसेस फूड्स। जो होल फूड्स होती हैं वो देखें, वो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके अंदर विटामिन्स होते हैं, उनके अंदर मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद होती हैं। लेकिन प्रोसेस फूड जो होती हैं वो उनके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट होती है और फूड एडिटिव्स होते हैं, और उसके अंदर केमिकल्स यूज़ होते हैं और साथ स्वीटनर्स यूज़ होते हैं। तो वो क्या होता है,
वो आपके मैदे और अंतड़ियों के अंदर जाकर सोजिश करना शुरू कर देती हैं, जो ये प्रोसेस्ड फूड होती हैं। और आपके जो गट है, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, उसकी जो लेयर्स होती हैं उनको डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से आपके हाजमे का अमल मुतासर होना शुरू हो जाता है। आपके पेट के अंदर ज़्यादा शुगर की वजह से गैस बनना शुरू हो जाती है, अफारा बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको प्रोसेस्ड फूड से निजात हासिल करनी होगी और होल फूड्स का इस्तेमाल यकीनी बनाना पड़ेगा। तो नाज़रीन, इस के लिए आपको अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएँ, अच्छे से अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर 2 पर आपके क्या आती है? नंबर 2 पर आपको फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जी हाँ, अगर जो फाइबर आप अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब फाइबर भी 2 तरह का होता है, एक सालुबल होता है और एक इनसालुबल फाइबर होता है। ये दोनों ही मुफीद होते हैं। मैं बताऊंगा कि सालुबल फाइबर किस खुराक में होता है और इनसालुबल फाइबर किस खुराक में होता है। नाजरीन, जो सालुबल फाइबर होता है वो आपके जो हम खाना खाते हैं उससे वाटर को यानी पानी को जज़ब कर लेता है और इस तरीके से पानी जज़ब करके आपका जो स्टूल होता है उसको बल्क बना देता है, बल्क बनाने में हेल्प करता है। यानी आपका जो पखाना है ना, उसको सालुबल फाइबर ही अच्छे तरीके से बनाता है। और जो इनसालुबल फाइबर होता है वो क्या होता है? वो एक जिस तरह आपका टूथब्रश होता है। जी हाँ, इसको अच्छे तरीके से समझें। टूथब्रश की तरह आपका जो ये हाजमे का निज़ाम है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके अंदर मूवमेंट पैदा करता है। जी हाँ, ये इनसालुबल फाइबर आपके जो खाना खाते हैं और उसके अंदर मूवमेंट अच्छे करने के लिए इनसालुबल फाइबर का काम होता है। नाजरीन, सालुबल जो फाइबर होता है वो आपके जौ के अंदर पाया जाता है, आपकी दालों के अंदर पाया जाता है, आपके होल ग्रेन्स के अंदर पाया जाता है और आपके खुश मेवाजात और मुख्तलिफ़ किस्म के बीजों के अंदर ये सालुबल फाइबर्स होते हैं। तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं इनके अंदर भी सालुबल और इनसालुबल फाइबर होते हैं। तो नाजरीन, इस तरह देखें, आपको सालुबल और इनसालुबल फाइबर दोनों ही अच्छी मिकदार में लेनी चाहिए। जो डेली रिकमेंडेशन है फाइबर की वो 25 ग्राम डेली फीमेल्स को लेना चाहिए जो 19 से 50 साल तक होती हैं, और मेल्स को जो 19 से 50 साल तक है उनको 38 ग्राम डेली फाइबर लेना चाहिए। तो फिर ही आपका जो निज़ाम हज़ाम है वो बेहतर काम करेगा, आपको कभी कब्ज़ नहीं होगी, आपका पेट के अंदर कभी अफारा नहीं होगा, और जो आपका कोलोरेक्टल कैंसर है वो भी उसके चांसेस कम हो जाते हैं। एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो प्रीबायोटिक्स होती हैं ये भी एक किस्म है फाइबर की, जो कि आपका गट के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको हेल्दी रखता है, ये प्रीबायोटिक्स। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो ग़िज़ाओं के अंदर ये प्रीबायोटिक्स पाए जाते हैं वो एक आपका जो सोजिश होती है अंतड़ियों के अंदर उसको भी कम कर देती हैं, और आपका जो बैरियर फंक्शन होता है आपकी अंतड़ियों में उसको इम्प्रूव करता है। तो ये प्रीबायोटिक्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको हाई फाइबर डाइट अपना मामूल बनानी होगी ताकि आप निज़ाम हज़ाम को बेहतर बना सकें। नंबर 3 पर आपको हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, हेल्दी फैट्स, अब आप परेशान ना हो, हेल्दी फैट्स ये बहुत ज़रूरी होती हैं निज़ाम हज़ाम को बरकरार रखने के लिए। जी हाँ, अगर आप हेल्दी फ़ैट खाएंगे तो वो क्या होगा, आपके अब्ज़ॉर्प्शन करवाएगी न्यूट्रिएंट्स की, और कुछ विटामिन्स होते हैं जो फ़ैट सालुबल होते हैं, जिस तरह विटामिन ए है, डी है, ई और के, ये क्या करेंगे, इनकी अब्ज़ॉर्प्शन होगी हमारे खुलियात के अंदर, खून से ये खुलियात में इनकी अब्ज़ॉर्प्शन के लिए हमें हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। तो अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे तो इससे आपका इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ IBD, जिस तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये आपका बिल्कुल कम, इसका रिस्क कम हो जाएगा। तो अब
आपको बताता हूँ कि वो कौन सी फूड्स हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके अंदर देखें, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, चाया सीड्स होते हैं, आपके जो हैं नट्स यानी अखरोट है, खुश्क मेवाजात हैं। जी हाँ, फ्लैक्स सीड्स, चाया सीड्स, नट्स और फैटी फ़िश होती है इसके अंदर, जिस तरह सालमन है, टोना है, मैकेरल है एंड सार्डीन्स। इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर पाया जाता है। तो ये भी बहुत हेल्पफुल चीज़ है आपके निज़ाम हज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। नंबर 4 पर आपको बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके ने जो चीज़ खाई होगी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हज़म भी होगी और आपको कभी डिहाइड्रेशन नहीं होगी और इस तरीके से कब्ज़ का मसला भी नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से आपका जो वो वाश आउट अच्छे तरीके से, जो भी चीज़ खाएंगे वो अच्छे तरीके से वाश आउट हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाना पड़ेगा अपने निज़ाम हज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। तो नाज़रीन, नंबर 5 पर आपको अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप हर वक्त स्ट्रेस रहेंगे, आप परेशान एंग्जाइटी का शिकार रहेंगे, तो इसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो सही तरीके से काम नहीं करता, जिससे आपको स्टमक अल्सर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है और आपको IBS डिजीज़ भी हो सकती है। तो नाज़रीन देखें, जो स्ट्रेस होती है वो आपको आपके डायरेक्टली हार्मोन्स जो आपके हाजमे के लिए मुफीद होते हैं उन पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ये स्ट्रेस का ताल्लुक़ है आपके ब्रेन से और ब्रेन का डायरेक्टली ताल्लुक़ है आपके स्टमक और इंटेस्टाइन से। जब आपका ब्रेन सही काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासर हो जाएगा। तो इसलिए आपको हर हाल में अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप बहुत स्ट्रेस रहते हैं, इसके लिए मेडिटेशन करें, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग लें। इंशाल्लाह इससे भी आपके जो मैदे अंतड़ियों के मसाइल, निज़ाम हज़ाम के मसाइल हैं, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। नंबर 6 पर आपको ईट करना पड़ेगा। कोई चीज़ भी आप खाते हैं उसको माइंडफुली ईट करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि अगर आप जब तक जो चीज़ खा रहे हैं उसके ऊपर अटेंशन नहीं करेंगे, उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आपके निज़ाम हज़ाम मुतासर होगा, आपको पता नहीं चलता, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खा बैठेंगे और फिर आपको गैस, अफारा और बदहज़मी की शिकायत होंगी। तो आपको जो माइंडफुली ईटिंग होती है वो किस तरह होती है, वो ये होगी कि आपको जो चीज़ भी खाएंगे आहिस्ता आहिस्ता खाएं। अगर आप टीवी के सामने बैठे हैं तो टीवी को ऑफ़ कर दें और ये नोटिस करें कि आपके जो प्लेट के अंदर खाना आया है वो कैसा है, कैसा दिखता है, उसकी स्मेल क्या है, और आपको बड़ी एहतियात से खाना पड़ेगा और चबा कर ज़्यादा से ज़्यादा खाने को चबाएं, ताकि खाना आपके मैदे के अंदर जाकर अच्छी तरह हज़म होगा और आपको इसके टेक्सचर, खाने का कैसा है, टेम्परेचर और टेस्ट, इस पे अटेंशन देनी होगी। तो इस तरह भी आपका निज़ाम हज़ाम बेहतर हो सकता है। नंबर 7 पर खाने को अच्छे तरीके से चबा कर खाएँ, जिससे अगर आप चबा कर खाएंगे तो आपके अंदर सलाइवा पैदा होगा। आपके वो जो सलाइवा होता है वो डाइजेस्टिव प्रोसेस को आपके मुंह के अंदर ही शुरू कर देगा। तो इस तरह मुंह के अंदर ही आपकी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का हाजमा शुरू हो जाएगा। तो जो ही आपके मैदे में खुराक जाएगी तो वो फिर अच्छे तरीके से हज़म हो जाएगी और इस तरह आप निज़ाम हज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 8 पर आपको हरकत यानी रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका निज़ाम हज़ाम बेहतर हो जाएगा और आपको खाना खाने के बाद मूवमेंट हर हाल में करनी चाहिए, जिससे आपका निज़ाम हज़ाम बहुत बेहतर होगा। नंबर 9 पर आपको
स्लो डाउन एंड लिसन टू योर बॉडी। जी हाँ, अब ये क्या है, यानी आपको अपनी तबीयत के मुताबिक खाना खाना होगा। अगर थोड़ा सा आपको भूख रह जाए तो फिर आपको फ़ौरन खाना छोड़ देना चाहिए, जिससे आपकी निज़ाम हज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आप अपने औकात से ज़्यादा खाना खा बैठेंगे तो फिर वो आपके मैदे के ऊपर एक बर्डन बन जाएगा, जिसकी वजह से आपका निज़ाम हज़ाम मुतासर होना शुरू हो जाएगा। और आपको फिर 10वें नंबर पर क्या करना होगा, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करनी होगी। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को तर्क करना होगा। अल्कोहल शराब नोशी करते हैं तो आपको शराब नोशी से छुटकारा हासिल करना होगा। इससे भी आपके काफ़ी मसाइल निज़ाम हज़ाम के बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेट नाइट ईटिंग जो है वो आपको तर्क करनी पड़ेगी। लेट नाइट ईटिंग से भी आपके मैदे के और अंतड़ियों के मसाइल बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप लेट नाइट खाना खाएंगे वो हज़म नहीं होगा, और जब आप सोएंगे तो वो आपके मैदे के अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा बनेगी, और आपके वो जब सोएंगे तो फिर वही तेज़ाबियत आपके एसोफेगस और आपके मुंह के अंदर आएगी, जिससे आपको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो इससे भी आपको जान छुड़वानी पड़ेगी। तो एंड के अंदर 11वें एंड में ये बताना चाहता हूँ कि प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ये भी एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी अंतड़ियों में होते हैं, जो आपके हाजमे के अमल को बेहतर बनाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो ज़्यादातर फर्मेंटेटेड जो फूड्स होती हैं, जिस तरह आपकी दही है उसके अंदर पाए जाते हैं, तो दही का इस्तेमाल यकीनी बनवाएं। और किमची होती है और मिसो होता है, उसका इस्तेमाल भी यकीनी करें। ग्लूटामाइन ये एक अमाइनो एसिड होता है जो कि आपकी गट हेल्थ की सपोर्ट करता है, तो आपको ग्लूटामाइन सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करने चाहिए। जिंक जो होता है, जिंक ये एक मिनरल होता है, ये भी हेल्दी गट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर जिंक कम होगा तो जो आपकी अंतड़ियाँ उनके अंदर अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगी, उनकी अंतड़ियाँ जो होती हैं वो आपकी सही काम नहीं करेंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको डायरिया हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, और दूसरे मैदे के और अंतड़ियों के इशू हो सकते हैं। तो आपको डेली जो है ना 8 मिलीग्राम, जो औरतें उनको 8 मिलीग्राम जिंक चाहिए होता है और मर्दों को 11 मिलीग्राम डेली जिंक की ज़रूरत होती है। तो अब आपको बताता हूँ जिंक किन चीज़ों में ज़्यादा होता है। जिंक गोश्त में ज़्यादा होता है, फ़िश में होता है, सी फूड में होता है, और फोर्टिफाइड जो सीरियल्स मिलते हैं उनके अंदर, और पम्पकिन सीड्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।